Hi students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today we are going to discuss the second topic regarding the Mendelian genetics. So here we are going to deal today the history of Mendel and also we are going to discuss the 7 characteristics जो मेंडल ने चूज किए थे. Also हम यहाँ पढ़ेंगे that is monohybrid cross and उसमें हम देखेंगे law of dominance. So let's proceed. And if you want to watch my first video and you can access through my YouTube channel and आप प्ले लिस्ट ढूंढ सकते हो, वहाँ से भी से एक्सेस कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन. फर्स्टली अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला पॉइंट रिगार्डिंग दी मेंडल वो ये है. यहाँ पर अगर हम देखें दैट्स दिस वाला पॉइंट, मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स. सेकंड पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें वो है ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मोंक इन ब्रून. ब्रून एक जगह है जहां पर मेंडल रहता था एंड वहां पर मेंडल क्या था, एक ऑस्ट्रियन मोंक था. मोंक का अपोजिट क्या होता है, नन. मोंक इज वन हु डिवोट्स हिज लाइफ, होल लाइफ फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन. जो भी अपना मजहब होता है, ठीक है ना, उसी के लिए वो अपनी लाइफ को शुरू कर देता है. उसे हम कहते हैं मोंक. आफ्टर दैट The modern concept of genetics took birth from his pioneering. ये जो मॉडर्न कंसेप्ट जेनेटिक का है, ये सब कुछ पहले स्टार्टिंग इसकी की किसने की, मेंडल ने, ठीक है ना, जिसका नाम था ग्रीगर जॉन मेंडल. एंड यहाँ पर एक पॉइंट मैं भूल गया, 1882 टू 1884 दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ मेंडल. इसने जो अपना वर्क किया मेंडल ने, वो इसने किया पाइजम सताइवम. पाइजम सताइवम इज गार्डन पी. आपको इस चैप्टर में और एक टाइप ऑफ पी आप पढ़ोगे जिसे हम कहते हैं स्वीट पी, ठीक है ना. ये स्वीट पी नहीं है, दैट्स लैंथरस ओडेंटस. ये क्या है यहाँ पर, ये पाइजम सताइवम है, दैट्स गार्डन पी. पीरियड ऑफ स्टडी मेंडल का था. मेंडल ने अपनी जो स्टडी की, ठीक है ना, वो मेंडल ने कहाँ से की, वो मेंडल ने की दैट्स फ्रॉम 1856 से लेकर 1863, ठीक है ना. यहाँ पर 63 है एक्चुअली. 1856 से लेकर दैट्स 1863 टोटल मेंडल ने अपना वर्क जो किया था, ही कैरीड आउट हिज होल वर्क अंडर द टाइम पीरियड ऑफ 7 years. 7 साल लग गई मेंडल को क्या करने में, ये एक्सपेरिमेंट्स करने में. फिर मेंडल ने उसके बाद अपनी जो पब्लिशर्स थी, जो मेंडल ने कुछ स्टडी की थी, वो उसने एक जर्नल में, जो उस वक्त का जर्नल था ब्रून में, उसमें उसने वो दैट इज पब्लिश की. एंड उस जर्नल का क्या नाम था, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन 1886. ये इसका नाम था, प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. ये इस जर्नल का नाम था, इस पब्लिश का नाम था. एंड ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1866, ठीक है ना. एंड द टाइटल ऑफ हिज पब्लिशन वाज एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. एंड ये जो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट था, ये जर्मन लैंग्वेज में था, ठीक है ना. मेंडल जब मर गया तो इसके बाद मेंडल की जो स्टडी है एटलीस्ट 34 years तक ये अनरिकॉग्नाइज्ड रही. जैसे हम यहाँ से कह सकते हैं 1866 से लेकर मेंडल की वर्क 1900 तक अननोटिस्ड रही. वाई, उसके पीछे क्या रीजन थे वो हम देखते हैं. अब ये जो मेंडल की वर्क थी, जो मेंडल ने ये अपनी टास्क कैरी आउट की थी, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहे. लोगों ने इसे जाना नहीं. क्यों, उसके पीछे क्या राज था. फर्स्टली अगर हम देखें मेंडल की वर्क जो पब्लिश हुई थी 1865 से रिमेन रही थी 1900 तक unnoticed. So reasons were firstly lack of communication. That was the time when there was not enough or good enough communication system. So we can say this is one of the reason. Also concept of genus या जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था, it was not clear at that time. लोगों को उतना ये जहन में नहीं था कि what's actually this, ये क्या कसा है. सेकंड, जो मैथमेटिकल अप्रोच फॉर बायोलॉजी वाज नॉट, क्योंकि मेंडल ने अपने ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनमें मैथमेटिक्स इस्तेमाल किया था. वो हम आगे देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ मैथ अप्लाई होता है. स्पेशली जो मेंडल ने स्टैटिक इसमें इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से ये मेंडल का ये जो एक्सपेरिमेंटल सिस्टम है ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहा या एक्सेप्टेड रहा.
ऑल्सो नो प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, जो मेंडल ने उस वक्त बताया फैक्टर होते हैं जिसको हमारा जीन कहते हैं, ठीक है ना, वो भी उस वक्त उतना क्लियर नहीं था। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। ऑल्सो और एक रीजन ये भी था, उस वक्त जो डार्विन था, आपको पता है साइंटिस्ट था उस वक्त, डार्विन का बहुत क्या था, हम कह सकते हैं प्रिविलेंस ऑफ डार्विन, डार्विन के उस वक्त बहुत चर्चे थे। सो दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट रीजन। सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न मुझे लगता है यही था, एक कि डार्विन का उस वक्त प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा था। जो जर्नल मेंडल ने अब वहाँ पर अपना शाया किया था वो क्या था, वाज लोकल, वो एक लोकल जर्नल था जो कि वहीं पर अपने ही दैट इज उसके एरिया में पब्लिश होता था, एंड वो उतना ज़्यादा फैला भी नहीं ड्यू टू द लेक ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये कुछ रीज़न रहे ड्यू टू विच मेंडल्स जो वर्क थी वो रिमेन रही अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। And in 1900, three scientists independently rediscovered Mendel's work. The first were Karl Quarnes, and he belongs to Germany, and another was Hugo de Vries, he was from Holland, and another was Erich von Desmarck, and he was from Austria. These were the three scientists जिन्होंने इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर किया किसको, मेंडल के वर्क को। And Mendel's finding were now known as Mendelism or Mendel's law of inheritance. इन्हीं के बाद इन साइंटिस्ट ने जब डिस्कवरी की, देन इसके बाद हम लोग जो आज जानते हैं या इन लोगों ने इसे प्रूव करके दिया दुनिया को, मेंडलिज्म, या जिनको हम कहते हैं मेंडलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर पिक्चर्स हैं, कार्ल कोरेंस जो था, ह्यूगो डे वरीज एंड टेस्मॉक, दीज वर द थ्री साइंटिस्ट्स हु rediscovered Mendel's work in 1900. So यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, so keep it. Another topic on the text is that is why did Mendel choose pea plant? वहाँ पर तो गार्डन में lot of plants होते हैं, why only Mendel choose pea plant? The reason is behind this is that is pure variety और अवेलेबल। जो मेंडल के पास पी की वैरायटी थी, जो गार्डन पी होते हैं, पाइजम सताइवम, जो कि फैमिली फेबेसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक प्योर वैरायटी अवेलेबल थी मेंडल के पास। Another point regarding the selection of Mendel to pea plant is that is pea plant are easy to cultivate. So it's very easy to cultivate a pea plant. Life cycle of plants are only few months. So pea plant can complete its life cycle up to 7 months. 7 or 8 months is enough to complete life cycle of pea plant, so that result can be got early. And this is the one of the reason why Mendel chose this pea plant, because it completes its lifespan in 7-8 months. So इसकी वजह से मेंडल जो अपने वर्क हैं वो रिजल्ट्स गॉट कर सकता था वेरी अर्ली। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स और ऑब्जर्व्ड, जो मेंडल ने इसमें ट्रेट्स दैट इज थे, वो मेंडल कंट्रास्टिंग ट्रेड जो थे वो हम आगे देखेंगे क्या होता है, उसे मेंडल इजीली ऑब्जर्व कर सकता था। Another point here is flowers are bisexual and normally self-pollinated. The flower of pea plant is bisexual, means both the gametes are present on the same plant and normally self-pollinates. इसी वजह से self pollination कर सकता है। means यहाँ पर A से आवरी and stamen या anthers male part is also present on the same flower. So ये भी एक इजी दैट इज कैरेक्टर या ट्रेड था मेंडल के लिए इस पी प्लांट में। फ्लावर कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ओनली मैनुअली, ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन में मैनुअली की जा सकती थी। हाइब्रिड्स आर फर्टाइल, एंड जो इसमें से हाइब्रिड निकलते थे मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड्स वर फर्टाइल। नाउ व्हाट्स दिस हाइब्रिड, ये हम आगे मैं आपको बताता हूँ व्हाट्स हाइब्रिड। नाउ another topic given on the text is that is 7 traits of Mendel's pea plant. Although pea plant has a lot of traits characteristics, but Mendel only choose 7. Remember, 7 characteristics or traits only the Mendel choose. वो क्या क्या से हैं यहाँ पर, अगर हमारे कैरेक्टर्स हैं, suppose here is characters or traits. The first here is that's height. Height अगर हम देखें and sorry, सो हियर इज फर्स्ट 7 ट्रेड्स। सो इस साइड पर आप देखोगे ट्रेड क्या क्या है, डोमिनेंट एलील इनमें से कौन है, एंड रिसेसिव और रिसेसिव एलील और रिसेसिव कैरेक्टर या ट्रेड कौन कौन सा है, ठीक है ना। अगर हम पहले हाइट की बात करें, हाइट टॉल
दैट्स टी जिसके पास हो वो डोमिनेंट है, एंड डिवार्फ प्लांट यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड दिस इज रिसेसिव टाइप। सेकंड मेंडल चूज हियर इज दैट सीड कलर, ठीक है ना। सीड कलर इज येलो, अगर येलो सीड का कलर हो तो इट्स डोमिनेंट, एंड इफ इट्स ग्रीन and then it is a recessive character. Seed shape, seed shape, if seed is round like this then it's dominant, and if seed is like this wrinkled so it's recessive character or trait. Flower color, if the flower color is purple like this you can clearly see here, and if the flower color is white like this, if it's white then it's recessive, if it's purple then it is what, it's dominant. Also यहाँ पर फ्लावर पोजीशन, अगर फ्लावर पोजीशन एक्सियल है देन इट्स डोमिनेंट। सपोज अगर यहाँ पर ये फ्लावर है, इसे यहाँ पर अगर ये फ्लावर निकल आता है यहाँ पर लाइक दिस देन इट इज व्हाट, इट्स डोमिनेंट, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लावर्स हैं एंड दीज फ्लावर्स आर कंसिडर्ड हियर डोमिनेंट। एंड ऑन द अदर हैंड जहाँ पर अगर टर्मिनल हो, टर्मिनल ऐसा होता है, सपोज दिस इज प्लांट, यहाँ पर अगर फ्लावर ऐसे निकला है then it's considered as recessive trait, ठीक है। also poured color, poured color अगर ग्रीन हो, जब हम दुकान पर मटर खरीदने जाते हैं अगर वो ग्रीन हो तभी हम खरीदेंगे, ठीक है ना। if it's yellow then it is recessive. pod shape, pod shape, if pod shape is smooth like इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है then it is dominant, and if it's constricted, constricted क्या है, सपोज ये थोड़ी सी ये पोड कुछ इस शेप की है, ठीक है ना, देन इट इज, ये क्या है, देन हमारे पास कंस्ट्रक्टेड अगर है देन इट इज रिसेसिव, ठीक है ना। अनदर पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ, जो मेंडल ने ये कैरेक्टर उठाए थे, अब इसमें जो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने ऊपर देखा वो रिलेटेड हैं, 3 कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू कलर, important point, and it is multiple timers asked question, ठीक है ना। and 2 to shape, 2 कैरेक्टर मेंडल ने शेप के रिलेटेड उठाए थे, and 2 सीड, ठीक है ना। 2 किसके लिए उठाए थे, सीड के लिए। सो हो गए 3 4 5 6 7। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो कलर के रिलेटेड फर्स्टली यहाँ पर एक है कलर के रिलेटेड फर्स्ट, एंड दिस इज फ्लावर्स कलर सेकंड, एंड सीड कलर, ये हो गया 3। इसी तरह अगर हम देखें शेप, शेप के रिलेटेड हमें 2 हैं, यहाँ पर हमें मिलती है सीड शेप एंड यहाँ पर है पोड शेप। थर्ड अगर हम देखें सीड के रिलेटेड कितने हैं, सीड के रिलेटेड 2 हैं, फर्स्ट यहाँ पर है सीड शेप, ठीक है ना, एंड यहाँ पर है सीड कलर। सो इसी तरह आप ये कंप्लीट अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जो कि आपकी टेक्स्ट पे नहीं दिया गया है बल्कि आपको पता होना चाहिए, इट्स मस्ट टू रिमेंबर, ये जो जीनस होते हैं, ठीक है ना, जो हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, इनके जो जीनस होते हैं ये लोकेट होते हैं ऑन जीनस और लोकेटेड, ये लोकेट होते हैं कितने के ऊपर, दैट इज 4 क्रोमोसोम्स। अगेन मैं आपको समझा देता हूँ, सपोज दिस इज क्रोमोसोम यहाँ पर, ठीक है ना, इस क्रोमोसोम पर यहाँ पर जीनस होंगे, ठीक है ना, कोई भी सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन या किसी कैरेक्टर के लिए कोड करे उसे हम क्या कहते हैं, जीन। जीन किसके लिए कोड करता है, मैंने आपको पहले बताया है, कैरेक्टर। एंड जीन की अल्टरनेट फॉर्म होती हैं अलील, क्या होती हैं बच्चे, अलील होती हैं। एंड अलील क्या बनाते हैं, जैसे हमने कैरेक्टर देखा, कैरेक्टर जीन ने कंट्रोल किए हैं, सपोज हाइट, एंड हाइट कैसी है, अब टाल अगर है या डिवार्फ है, ये टाल एंड डिवार्फ अलील्स ने कंट्रोल किया है, एंड इसे हम ट्रेट कहते हैं। अगेन ये एक बार आपको मैंने समझ में ला दिया। एंड ऑल्सो ये जो एलील होते हैं इन्होंने एक ऑक्यूपाई की होती है पोजीशन ऑन द स्पेसिफिक पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम व्हिच वी कॉल्ड द लोकस, ठीक है ना, रिमेंबर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पर आपको ये बोलना है, ये जो जीनस होते हैं ये लोकेट होते हैं ऑन 4 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स पर ये लोकेट होते हैं, 4 क्रोमोसोम्स। कौन कौन सा क्रोमोसोम नंबर है, फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड क्रोमोसोम नंबर 7। इन 7 क्रोमोसोम्स पे ये जीन लोकेट होते हैं। ये एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया था जिसका नाम था बिलिस्ट, ठीक है ना। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर बन सकता है।
Now here is two terms which is pertinent to mention here and also to understand you people. आपको पता होना चाहिए firstly what's hybridization and what's hybrid, because we are going to use these terms hybridization and hybrid. So first here is hybridization. Hybridization is process of crossing the two genetically different individuals. Suppose this is one individual and this is another individual and these two individuals are genetically different. Suppose इसका जो genotype है that is it's tall and इसका जो जीनोटाइप है दैट इज इट इज ड्वार्फ. सो ये जेनेटिकली डिफरेंट है, ठीक है ना. इनकी जो जेनेटिक्स हैं वो डिफरेंट है क्योंकि इसके पास होमोजाइगस टॉल है एंड हेटेरोजाइगस यहाँ पर सॉरी होमोजाइगस रिसेसिव है इसके पास, ठीक है ना. क्या है इसके पास? होमोजाइगस रिसेसिव यहाँ पर, ठीक है ना. सो इस तरह इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है. इसी प्रोसेस जब अब इनको हम क्रॉसिंग करवाएंगे, दैट्स इनकी शादी करवाएंगे, वो क्रॉस हम देखेंगे मेंडल ने कैसे करवाया. इसको हम कहते हैं द क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना. सपोज हियर इज होमोजाइगस टॉल एंड हियर इज होमोजाइगस ड्वार्फ. सो दिस इज ड्वार्फ. ड्वार्फ हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से एंड टॉल हम करते हैं दैट इज कैपिटल वर्ड से. ये भी मैंने आपको बताया था. एंड व्हाट इज होमोजाइगस एंड व्हाट इज हेटेरोजाइगस वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले वाले वीडियोस में. यहाँ पर ये जो हमें अब प्रोजनी बनेगी ये क्या है? वो हेटेरोजाइगस टॉल है. वो हम देखते हैं वो कैसे हैं, वो हमें आगे पढ़ना है अभी. इस तरह अब ये जो यहाँ पर ये हमें इंडिविजुअल मिला दैट्स हेटेरोजाइगस टॉल, इस हेटेरोजाइगस टॉल को हम कहेंगे अब हाइब्रिड. द प्रोजनी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड हाइब्रिड. जो इन दोनों की शादी करके हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना. सपोज हमें ये मिल गया यहाँ पर, इसको हम कहेंगे हाइब्रिड है, ठीक है ना. अब बच्चों इसके बाद मेंडल ने सब कुछ देख लिया. मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लिए, मेंडल ने पी प्लांट को चूज कर लिया, मेंडल ने ये सब कुछ देख लिया. इसके बाद मेंडल ने क्या किया? इसके बाद मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको शुरू किया. सो एज द मेंडल बिगिंस हिज एक्सपेरिमेंट, सो फर्स्टली उसने क्या किया? उसने क्रॉसिंग की. यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब क्रॉसिंग. सॉरी, अब मेंडल ने क्रॉसिंग की. अब देखते हैं मेंडल ने क्रॉसिंग कैसे की. अब मेंडल ने किया क्या बच्चे? देखो सपोज ये एक पी प्लांट है यहाँ पर हमारे पास एंड यहाँ पर सेकंड पी प्लांट है, ठीक है ना. एंड ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर इस पी प्लांट की ये अपनी आवरी है यहाँ पर, ठीक है ना. एंड सॉरी फॉर द ड्राइंग्स. यहाँ पर स्टेमन्स है दैट्स मेल पार्ट है यहाँ पर, ठीक है ना. इसी तरह इस प्लांट में भी ये क्या है? ये अपनी आवरी है, ठीक है ना. एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले स्टेमन्स हैं, इनके पास एंथर्स हैं यहाँ पर. एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट दिस प्लांट इज बाइसेक्सुअल एंड इसके पास प्रॉपर्टी होती है टू सेल्फ पॉलिनेट. मेंडल ने अब क्या किया? मेंडल ने इसके जो एंथर हैं उनको कट कर दिया ऐसे, ठीक है ना. अब इस आवरी के क्या ये एंथर्स हैं कट हो गए, ठीक है ना. अब यहाँ पर सिर्फ फीमेल पार्ट ही रह गया. अब ये जो ऐसे हम लिखेंगे, ऐसे मेंडल ने की रिमूविंग ऑफ मेल पार्ट्स, ठीक है ना, दैट स्टेमन्स इज कॉल्ड एमेस्कुलेशन. Firstly what the Mendel did the emasculation. What's emasculation? Removing of the male parts. अब इसके बाद क्या हो सकता है? अब यहाँ पर ये जो आवरी रही, ठीक है ना, ये एक्सपोज है. इस पे अब और कोई दैट इज पोलन ग्रेन आकर लैंड कर सकता है. अगर इस प्लांट का रिमूव हो गया और किसी का तो कर सकता है. मेंडल ने इसकी बैगिंग कर दी, दैट्स इसके अराउंड एक बैग लगा दिया. दूसरा स्टेप मेंडल ने क्या किया? दैट इज सेकंड स्टेप मेंडल ने किया बैगिंग, ठीक है ना. अब मेंडल ने क्या किया? जब मैच्योर हो गए इसके ये एंथर्स, दैट इज इसके पास जब ये पोलन ग्रेन अपने मैच्योर हो गए, इनको उठाकर इस पर डाल दिया. एंड इससे पहले मेंडल ने इस बैग को रिमूव कर दिया एंड यहाँ पर ये जो मेल पोलन ग्रेन्स हैं इनको यहाँ पर डाल दिया. इसकी वजह से यहाँ कुछ बन गए, दैट्स हमें यहाँ पर सीड्स बन गए वीडियोस में, ठीक है ना. एंड मेंडल ने जब यहाँ पर ये पोलन ग्रेन डाले फिर से इसे रीबैगिंग कर दिया. तो थर्ड स्टेप मेंडल ने क्या किया? रीबैगिंग. इसके बाद मेंडल ने फिर से इस प्लांट को बैगिंग कर दी. इसकी वजह से यहाँ पर हमें कुछ सीड मिल गए एंड मेंडल ने ये सीड्स उठा लिए, ठीक है ना. हम ऐसे दिखा सकता हूँ मैं, दैट इज मेंडल को अब क्या मिल गए? सीड्स. ये सीड्स जो हमें मिले
इसको मेंडल ने नाम दिया है, दैट इज F1 जनरेशन। आ गई अब आपके पास और एक टर्म। सो व्हाट्स F1 जनरेशन? F1 इज दैट इज फेलियर 1 जनरेशन, जो हमें इन सीड से दैट इज क्रॉसिंग करके इन दो प्लांट से मिली, दैट इज इस प्लांट से एंड इस प्लांट से। अब आप कहोगे इस प्लांट से क्या हुआ, क्योंकि इस प्लांट के हमें सीड्स ही नहीं चाहिए, इसको जो भी पॉलिनेट करे करने तो हमें उससे क्या लेना देना है ना, हमें तो इस प्लांट से काम है। सो इस प्लांट के हमने सीड उठा लिए, ठीक है ना। इस जनरेशन को हम क्या कहेंगे? F1 जनरेशन। क्या कहेंगे? F1 जनरेशन। देन उसके बाद मेंडल ने और एक काम किया, मेंडल यहीं नहीं रुका, मेंडल ने इसके बाद क्या किया, अब ये जो F जनरेशन के सीड मेंडल को मिले, मेंडल ने फिर इन्हीं सीड से जो प्लांट्स निकले, दैट इज ये प्लांट निकला और सपोज ये प्लांट निकला, इन्हीं सीड से फिर इन्हीं सेम प्लांट्स को क्या किया, दैट्स F1 जनरेशन के प्लांट्स को ही F1 से फिर से मेटिंग करवा दी, क्रॉसिंग करवा दी। उसके बाद हमें और एक यहाँ पर प्रोजेनी मिली जिसे हम कहते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन इज दैट्स फेलियर 3 जनरेशन, सॉरी फेलियर 2 जनरेशन, ठीक है ना। इसी तरह हम मल्टीपल जनरेशन निकाल सकते हैं। सो मेंडल ने यहाँ दो का ही जिक्र किया है, सो फेलियर 1 जनरेशन एंड फेलियर 2 जनरेशन। अब समझ में आ गया। ये स्टेप मेंडल ने पहले क्या किया, क्रॉसिंग करवाने के लिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन विच मेंशनड ऑन योर टेक्स्ट। सो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन टेक्स्ट से पढ़ना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। सो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, व्हाट्स दिस? अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा एंड इससे कुछ कंक्लूजन्स मैं निकालूंगा, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ेंगे एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि मेंडल के लॉज हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर हमें इस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से कंक्लूजन निकलेगा, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एंड उसके रेशियोज का, प्लस हम डोमिनेंस का जो लॉ है वो भी यहाँ से प्रूव हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ जीन से जो देखा, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की मीनिंग क्या होती है। मेंडल ने इससे पहले 7 कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लिए थे, ठीक है ना, पढ़ने के लिए। अब मेंडल ने सोचा भाई अगर मैं 7 कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ से उठा लेता हूँ, 7 के 7 कैरेक्टरिस्टिक को, तो मैं इतनों को स्टडी नहीं कर सकता, दिमाग में बोर हो गया, मेंडल भी बोर हो गया, भाई इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सो हमारे जो मेंडल साहब थे, मेंडल साहब ने क्या किया, मेंडल सर ने क्या किया, मेंडल सर ने कहा मैं करूँगा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मेंडल ने क्या कहा, मेरे भाई साहब मेंडल, मैंने क्या सोच लिया है, मैं अब सिर्फ एक ही जीन की स्टडी करूंगा, ठीक है ना। जब हम किसी एक जीन की, दैट इज वन कैरेक्टर की, ऑल्दो प्लांट में तो मल्टीपल कैरेक्टर्स वहां प्रेजेंट थे, लेकिन मेंडल ने सोच लिया मैं एक ही जीन पढ़ूंगा, एक ही पर फोकस करूंगा, ठीक है ना। मेंडल ने कहा मैं एक ही पर सिर्फ फोकस करूंगा, इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब मेंडल ने सपोज क्या उठा लिया था, मेंडल ने पहले स्टडी करना शुरू किया, दैट इज हाइट। सो मेंडल ने एक प्लांट को उठा लिया, क्या उठा लिया, प्लांट को। सो मेंडल ने कुछ ऐसा प्लांट उठा लिया, एक टाल प्लांट एंड यहाँ पर दूसरा डिवार्फ प्लांट, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पर ये भी होमोजाइगस है, टाल एंड ये भी होमोजाइगस डिवार्फ है। इस होमोजाइगस को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया था, इसे हम कह सकते हैं प्योर लाइन भी, प्योर लाइन भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। प्योर लाइन हम इसे क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो टाल है ये प्योर टाल है, क्योंकि इसमें दोनों जो अलील हैं वो हाइट दैट टालनेस के लिए कोड करते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पर भी होमोजाइगस हैं लेकिन प्योर लाइन है एंड डिवार्फ के लिए कोड कर रहा है, ठीक है ना। अब मेंडल भाई साहब ने क्या किया, मेंडल ने यहाँ पर किया, ये यहाँ पर ये हाइट के लिए मेंडल ने उठा ली, पहले ही याद रखना हाइट, यहाँ पर हम स्टडी क्या कर रहे हैं, हाइट। अब मेंडल ने किया क्या, मेंडल ने इस टी का एंड इसका क्रॉस करवा लिया, पहले यहाँ से एक गेमेट नीचे आ जाएगा एंड यहाँ से एक ही गेमेट नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो मेंडल ने यहाँ पर देखा तो मेंडल को कुछ ऐसा मिला, टी एंड टी। टी एंड टी मीन्स आपको पता ही है, यहाँ पर मेंडल को क्या मिला, टाल, ठीक है ना। अब ये टाल कैसे मिला ये मेंडल को पता नहीं था उस वक्त, पहले जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था, ठीक है ना। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में मेंडल ने जब F1 जनरेशन यहाँ पर निकाली, F1 जनरेशन दैट फीलियल वर्ल्ड जनरेशन। सो इसमें मेंडल ने क्या देखा, भाई साहब मुझे जो प्लांट्स अभी मिल रहे हैं, ऑल प्लांट्स आर टाल, ठीक है ना, ऑल प्लांट्स आर टाल। सो मेंडल भाई साहब को सभी प्लांट्स टाल मिल गए। अब मेंडल परेशान हो गया, भाई ये क्या हो गया, F1 जनरेशन में मैंने तो एक टाल उठाया था, दूसरा डिवार्फ उठाया था, लेकिन ये मुझे टाल क्यों मिल गई, ये हुआ क्या माजरा इसे। अब मेंडल यहाँ पर रुका नहीं, मेंडल ने सोचा भाई मैं नहीं मानूंगा, मेंडल आगे बढ़ गया।
आगे बढ़ा, मतलब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने फिर इनके बीच सेल्फिंग करवा दी। जो मेंडल को दैट इज पहले वाले रिजल्ट्स मिले थे, दैट्स मेंडल को ए से मिला था टी एंड टी, इसको सेल्फिंग करवा दी इसी के साथ, दैट इज टी एंड टी के साथ, ठीक है ना। अब मेंडल ने सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग करवाने के साथ क्या होगा, मेंडल को F2 जनरेशन मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मेंडल को क्या मिला, मेंडल को यहाँ पर टू, तो यहाँ पर ऐसे हैं ये टी एंड ये टी, यहाँ पर भी ऐसे ये टी है एंड ये टी। यहाँ पर क्या हुआ, अब ये टी जो है, ये टी इससे भी मेट कर सकता है, इससे भी मेट कर सकता है, ये टी इससे भी मेट कर सकता है एंड ये टी इससे भी मेट कर सकता है। अब मेंडल फिर परेशान, कहा भाई क्या हो रहा है, ये टी इससे भी, इस गेमेट के साथ भी मिल सकता है, इसके साथ भी, ये डिवार्फ स्टाल के साथ भी एंड इस डिवार्फ के साथ भी। मेंडल जब परेशान हो गया तो मेंडल ने अब क्या किया, और एक जेनेटिसिस्ट था उस वक्त जिसका नाम था, whose name was Reginald C. पुनेट, जो कि पुनेट स्केल मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था। सो इट वाज द साइंटिस्ट जिसने, ही वाज द जेनेटिसिस्ट, he was the geneticist who helped Mendel to carry out this experiment। अब कैसे, इसने इसे बताया, मेंडल साहब आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, बल्कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप वही अप्लाई करो, बस आपको उससे आसानी हो जाएगी। इसने इसे क्या ट्रिक सिखा दी मेंडल को, इसने कहा आप ऐसे एक स्केल बनाओ जिसका नाम इसने क्या कहा, इसे रख लो पुनेट स्केल। क्या कहा, पुनेट स्केल। पुनेट स्केल में मेंडल को इसने क्या कहा करने के लिए, कहा जो आपके गेमेट्स बन रहे हैं एक साइड के, इस साइड से एंड एक इस साइड से, ठीक है ना, आप इनको एक यहाँ से, इनको एक साइड से रख दो एंड ये वाले जो है इनको एक साइड से रख दो, फिर इनके जो पॉसिबल गेमेट्स हैं वो बनाते जाओ, ठीक है ना। दैट्स मेंडल ने अब क्या किया, मेंडल ऐसे किया, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ, दैट्स टी को इस स्मॉल टी के साथ, देन इस स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ, दैट इज टी टी एंड यहाँ से टी टी। अब ये रिजल्ट्स यहाँ पर मेंडल को मिले, ठीक है ना। ये जब रिजल्ट्स मिले तो इस दैट्स यहाँ पर कुछ ऐसा मिला, टी टी, दूसरा क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा मिला हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा भी मिला एंड चौथा मिला स्मॉल टी, ठीक है ना। ये कुछ यहाँ पर मेंडल को मिल गया, ठीक है ना, जो पुनेट स्क्वायर से। अब क्या है, मेंडल ने जब यहाँ पर देखा तो 3 प्लांट यहाँ पर टाल थे एंड ये टाल थे 3, एंड यहाँ पर जो 1 मेंडल ने देखा 1 प्लांट एंड दिस 1 वाज डिवार्फ, ठीक है ना। इससे मेंडल को कुछ समझ में आ गया, मेंडल ने थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू किया। मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा जो मुझे यहाँ पर मिले दैट्स F2 जनरेशन है ये, ठीक है ना। F2 जनरेशन में तो मुझे 3 टाल मिले एंड एक ही डिवार्फ मिला, मीनस कोई ना कोई मुझे ऐसा मिला जो कि पेरेंट्स की तरह दिखता है, ठीक है ना, ठीक है ना, पेरेंट्स की तरह दिखता है। ये हुआ फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मीन्स, फिनोटिपिक रेशियो इज फिजिकल एक्सप्रेशन या फिजिकल जो हम किसी ऑर्गेनिज्म का देख सकते हैं। अब फिजिकल यहाँ पर क्या था, सभी 3 टाल थे एंड एक ड्वार्फ था। ये मिला मेंडल को फिजिकल रेशियो, दैट इज फिनोटिपिक रेशियो 3:1। एंड देन इसके बाद मेंडल ने जब जीनोटिपिक रेशियो इनका देखा, दैट इज जीनोटिपिक रेशियो, दैट्स ये किन प्रकार के जीनस से बना है। तो इसके लिए मेंडल ने क्या देखा, ये टी टी यहाँ पर हो गया एक, ठीक है ना, दैट इज यहाँ पर एक तो टी टी है, ये हो गया 1 एंड यहाँ पर ये टी 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 टी, ये जो है ये 2 टाइप्स हैं ऐसे, दैट इज ये सेम ही है ना। सो 2:2 एंड यहाँ पर स्मॉल टी हो गया 1 एंड जो जीनोटिपिक रेशियो मेंडल को मिला वो था 1:2:1। मीन्स यहाँ पर मेंडल को जीन दोनों के देखे क्या, वो थे होमोजाइगस टाल, ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर क्या दिखे, ये है हेटेरोजाइगस टाल, ठीक है ना, ये भी टाल है लेकिन हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस होमोजाइगस मैंने आपको बताया, फिर बोल देता हूँ, जब ऐसी कंडीशन हो, मीन्स ये टाल है लेकिन होमोजाइगस है। अगर ऐसी कंडीशन हो, ये रिसेसिव है लेकिन होमोजाइगस है। अगर अब कंडीशन ऐसे हो, टी है, ये भी टाल है लेकिन हेटेरोजाइगस है क्योंकि इसके पास एक डिवार्फ का एलील है, ठीक है ना। इसी तरह मेंडल को जो जीनोटिपिक रेशियो मिला वो क्या मिला, मेंडल को वो मिला 1:2:1, ठीक है ना, दैट इज होमोजाइगस टाल इज 1,
होमोजाइगस टाल, ये क्वेश्चन आता है। F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशो है, उसमें होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कितने हैं। यहाँ पर होमोजाइगस टाल 1 मिलता है हमें, एंड होमोजाइगस रिसेसिव 1 मिलता है हमें, एंड हमें यहाँ पर मिलता है दैट इज हेटेरोजाइगस टाल हमें मिलता है 2 मिलते हैं यहाँ पर। इस तरह से मेंडल ने कैरी आउट किए कौन से एक्सपेरिमेंट, दैट इज इस तरह मेंडल को मिली F1 जनरेशन, एंड F1 जनरेशन के ऊपर मेंडल रुका नहीं, क्योंकि उसने जब F1 के एक्सपेरिमेंट्स किए तो यहाँ पर मेंडल को क्या दिखा, सभी जो प्लांट्स मिले मेंडल को वो तो टाल मिले, लेकिन मेंडल ने सोचा अगर मेरे पास ज्वारप है तो सभी टाल क्यों मिल रहे हैं। मेंडल ने सोचा मैं रुकूंगा नहीं, अब ये जो प्लांट्स यहाँ पर मिल रहे हैं ये हेटेरोजाइगस टाल, इनको मैं फिर से सेल्फिंग करवा दूंगा। सेल्फिंग मीन्स इनको, दैट इज ये जो प्लांट्स हैं इनके भाई बहन, इनको ही शादी करवा दी, ठीक है ना। इसकी वजह से यहाँ पर मेंडल को मिल गई F2 जनरेशन। क्या मिल गई मेंडल को, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का रेशो अब क्या निकला हमें, दैट इज 3:1 निकला, एंड फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो हमें मिला 1:2:1। यहाँ पर जब मेंडल रुका, इसके बाद मेंडल ने ये सोचा भाई ये इतना कुछ नहीं है, दरअसल ये क्या है, दरअसल इसी चीज को पढ़ने के बाद मेंडल ने अपना पहला लॉ दिया जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ डोमिनेंस। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल है, इसे फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल कहा जाता है। अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने दिया। मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा ये जो मैं ए से उठा रहा हूँ टी एंड टी, या मैं ए से उठा रहा हूँ टी टी, या मैं ए से उठा रहा हूँ टी टी, इनमें कुछ ऐसा एक है, ठीक है ना, कुछ ऐसा चीज है इनमें जो कि डोमिनेंसी दिखा रही है, गेमेट्स बन रहे हैं, इनमें से कुछ एक ऐसी डोमिनेंसी दिखा रहा है जो कि दूसरे को दैट सप्रेस कर रहा है, मास्क कर रहा है दूसरे की एक्टिविटी। इसलिए मेंडल ने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, जिनको आज हम क्या कहते हैं, जीन्स। मेंडल ने क्या कहा, ये जो हर कोई कैरेक्टर होता है इसे कंट्रोल किए हुए होते हैं फैक्टर्स, या जिन्हें हम आज जीन कहते हैं। दूसरा क्या मेंडल ने कहा, ये जो मेंडल ने कहा ये जो फैक्टर्स होते हैं या जीन्स होते हैं ये आकर होते हैं इन पेयर्स। ये किन में आकर होते हैं, पेयर्स में, दैट ये हमेशा जोड़ों में होते हैं, इसीलिए हम बनाते हैं ऐसे टी एंड टी, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, या टी टी या टी टी, दैट्स ये पेयर्स में होते हैं ऑलवेज, ठीक है ना। ये मेंडल का और एक पोस्टुलेट था रिगार्डिंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस। थर्ड पोस्टुलेट जो मेंडल ने कहा इन केस ऑफ डिसिमिलर, अगर डिसिमिलर हमारे पास क्या हो, फैक्टर्स हो, ठीक है ना। वन जीन क्या है, वन यहां पर वन फैक्टर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है ना, डोमिनेट द अदर। अब मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब मेंडल ने क्या कहा, लेकिन मेंडल ने पेयर्स में कहा, पेयर्स में ये सेम भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अगर ये सेम है, सेम मीन्स अगर कंडीशन हमारे पास ऐसे है, ठीक है ना, ये दोनों होमोजाइगस टाल है, अब इन दोनों में लड़ाई नहीं है, ये भी टाल है ये भी टाल है, ठीक है ना, एंड यहाँ पर ये भी टाल है ये भी टाल है, इन दोनों में अब कोई लड़ाई नहीं है। जब ये एक्सप्रेस होंगे तो ये बोलेंगे चले आप जाओ या मैं जाऊं, दोनों ही टाल है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर ये दोनों क्या है, यहाँ पर भी रिसेसिव है लेकिन होमोजाइगस है, सिमिलर है। यहाँ पर ये बोलेगा अगर आप जाओ तो रिसेसिव, मैं जाऊं तो रिसेसिव। लेकिन हमारे पास और एक कंडीशन है, अगर हमारे पास ऐसे कुछ कंडीशन है, ठीक है ना। इसमें मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा ये जब डिसिमिलर फैक्टर्स होते हैं या डिसिमिलर जीनस जो होते हैं, इसमें क्या होता है, वन जो है ये दूसरे के साथ लड़ाई करता है, भाई या तो मैं जाऊंगा या तो ये बोलता है मैं ही जाऊंगा, लेकिन अब इन दोनों को जाना है। मेंडल ने कहा है अब ये दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, ये कहेगा मैं ही जाऊंगा, ये कहेगा मैं ही जाऊंगा। अब इन दोनों के बीच क्या हो जाती है, फाइट। फाइट जो जीत जाता है वही डोमिनेंसी दिखाता है, डोमिनेट कर जाता है, वही एक्सप्रेस हो जाता है। अब यहाँ पर जो मेंडल ने बोला है हमें डोमिनेट कौन सा कर जाता है, वो कर जाता है ये टी वाला,
ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं अगर डिसिमिलर फैक्टर हो, जैसे हमारे पास यहाँ पर डिसिमिलर फैक्टर्स हैं, इसमें क्या होता है, वन जो डोमिनेट कर जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये टी लड़ाई में ये जीत जाता है, एंड दूसरा हमारे पास यहाँ पर रिसेसिव टी है, ये यहाँ पर जीत नहीं सकता है एंड ये हार जाता है। इस तरह ये क्या है, ये एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। यही मेंडल ने कहा, इस इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर, एक फैक्टर जो है ये दूसरे फैक्टर से डोमिनेट करता है, एंड यही दरअसल कंक्लूजन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। यही नाउ व्हाट सिंपली लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इट स्टेट्स दैट although F1 has two different alleles, that's heterozygous, इनमें से क्या है, only one called dominant allele जो होता है, that's this one dominant allele, ये क्या करता है, makes effect, it makes its effect, while the other called recessive does not show any effect, जो कि रिसेसिव है ये कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता है। इस तरह मेंडल ने यहाँ पर दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने कहा कोई चीज इनमें से ऐसी डोमिनेंसी दिखा रही है यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि डोमिनेट कर रही है, एंड उसकी वजह से क्या है, ये डोमिनेंट की वजह से वही एक्सप्रेस हो रहा है, अदर रिसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। अब यही चीज पढ़ने के बाद मेंडल एक कंक्लूजन पर यहाँ पहुंच गया। मेंडल ने कहा, मैं अब पहले वाले क्रॉस को फिर से चेक कर लेता हूँ, दैट्स F1 जनरेशन। जब मेंडल ने फिर F1 जनरेशन को अब चेक कर लिया, दैट इज उसने F2 से पहले ही अपने जो रिजल्ट्स थे वो निकाल दिए। फिर मेंडल ने आकर कहा ये जो यहाँ पर ये हायर डोमिनेंसी दैट स्टॉल है एंड यहाँ पर ये डिवार्फ है, ठीक है ना, यहाँ से भी कुछ आ रहा है एंड यहाँ से भी कुछ ऐसे नीचे आ रहा है। फिर ये दोनों जब मिल जाते हैं, इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कि डोमिनेंसी दिखाता है एंड दूसरे को वो दैट इज मास्क कर देता है दूसरे की फंक्शन है ना, वो अपनी फंक्शन दिखाता है। फिर मेंडल ने इसे क्या कहा, टाल। देन मेंडल ने कहा ये जो F1 जनरेशन में हमें अब कुछ ऐसा मिल रहा है, ये सभी टाल इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ पर अलील हैं ये डोमिनेंसी दिखा रहा है एंड यहाँ से जो आ रहा है ये इसको दैट मास्क कर देता है इसकी फंक्शन को। इसीलिए मेंडल ने सोचा मुझे ये सभी क्या प्लांट्स मिल रहे हैं, टाल। एंड इस तरह मेंडल ने यहाँ से दो कंक्लूजन निकले। एक तो दिखाया कोई अलील क्या हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है। सेकंड कंक्लूजन जो मेंडल ने निकाला वो है यहाँ से भी कुछ जो आ रहा है, यहाँ से भी जो नीचे कुछ आ रहा है, इसको मेंडल ने क्या नाम दिया, फैक्टर या जीन। यही जो जीन नीचे आ रहा है फिर इन्हीं दोनों में से कोई एक एक्सप्रेस हो जाता है जो कि अपनी फंक्शन दिखाता है। अब यहाँ पर क्या मेंडल ने यहाँ तक हमें दिखाया, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, अब एक ही जीन कैसे इनहेरिट होता है। एंड यहाँ पर अगर हम और एक बात को यहाँ पर डिस्कस करें वो ये है, अगर हमें अब रेशियो निकालना है दैट्स F1 जनरेशन का, F2 जनरेशन का हमने तो निकाल दिया, F1 में हमें यहाँ पर क्या रेशियो अगर हम निकालें, यहाँ पर अगर हम रेशियो यहाँ पर निकालें तो सपोज यहाँ पर ये जो टी है ये मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर ये टी, यहाँ पर ये टी एंड यहाँ पर ये टी, यहाँ पर ये टी। अगर हम इनका पुनेट स्क्वायर बनाएं तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सपोज यहाँ पर है हमारा दैट इज स्मॉल टी एंड यहाँ पर है हमारा कैपिटल टी। अब क्या होगा, फर्स्ट अगर हम यहाँ से मिले तो यहाँ पर होगा टी, देन हमारे पास होगा टी, ठीक है ना, देन हमारे पास होगा टी, देन हमारे पास अगेन होगा टी। सो इस तरह से हम कह सकते हैं जब हमारा अब फिनोटिपिक रेशियो निकलता है यहाँ पर, वो निकलता है दैट्स ये भी हमारे पास टाल ही है, ये भी अब टाल है क्योंकि इसमें जो एलील है वो डोमिनेंसी दिखा रहा है, यहाँ पर भी टाल है, यहाँ पर भी टाल है। तो फिनोटिपिक रेशियो हम कह सकते हैं 4:0। लेकिन ये किस जनरेशन का है, F1 जनरेशन जो हमारे पास है, दैट्स फेलियर 1 जनरेशन, इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है 4:0, दैट सभी हमें टाल मिल रहे हैं। एंड जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर मेंडल को क्या मिला था उस वक्त, दैट्स अगर हम जीनोटिपिक यहाँ पर देखें तो जीनोटाइप भी ऐसा है, टी, ये भी कुछ ऐसा है, कैपिटल स्मॉल। तो जीनोटिपिक रेशियो भी हमें 4:2 मिलता है F1 जनरेशन में, ठीक है ना। इस तरह मेंडल फिर अपना कंक्लूजन दे गया एंड कहा यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो है, ये दरअसल डोमिनेंट इसीलिए निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंसी हो रही है। एंड जब फिर मेंडल ने इनका दैट्स क्रॉसिंग सेल्फिंग करवाई, उसके बाद मेंडल के ये जो रेशियोज हैं वो चेंज हो गई। अब मेंडल को यहाँ पर ये जो रेशियोज मिले इनकी वजह पर हम कह सकते हैं जो कि यहाँ पर 75% है जो इनको F2 जनरेशन के बच्चे मिले वो क्या है, वो डोमिनेंट है। एंड 25 जो है वो क्या है, 25% क्या है, रिसेसिव है, ठीक है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है ना।
अब यहाँ पर क्या मिला, ये भी आप देख सकते हो, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, इस तरह हम कह सकते हैं 75% डोमिनेंट एंड 25% क्या है यहाँ पर रिसेसिव है। एंड फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो भी आपने देख लिया, एंड होमोजाइगस हेटेरोजाइगस टाल है, ये भी मेंडल ने देख लिया। लेकिन मेंडल ने यहाँ पर एक चीज नहीं देखी, वो है दैट इज ब्लेंडिंग, जिसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मीन्स चेंज। मेंडल ने यहाँ पर ब्लेंडिंग जो है, ब्लेंडिंग यहाँ पर मेंडल को नहीं दिखी, ना ही F2 जनरेशन में, ना ही F1 जनरेशन में, ठीक है ना। इसी तरह मेंडल ने क्या कहा, प्योरिटी ऑफ गेमेट्स, ठीक है ना। ये जो गेमेट्स होते हैं ये हमेशा पेरेंट से पेरेंट तक जाते हैं एंड ये प्योर फॉर्म में रहते हैं। जैसे हमने देखा था F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुए थे, बट F2 जनरेशन में डिवार्फ प्लांट भी हमें मिले, मीनस ये कंजर्व रहते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। लेकिन मेंडल को यहाँ पर कोई भी ब्लेंडिंग नहीं मिली। यही अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है, टेक्स्ट के वर्ड, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वो अब ये सब कुछ जो मेंडल ने एक्सप्लेन किया, ये जो यहाँ पर हमने क्रॉस देखा, इसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वो हम जरा देर में अभी फिर से देखते हैं। फिर मेंडल ने क्या कहा, द क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम डिस्कस करेंगे, छोड़ दो इस पॉइंट को तब तक। जब हमने क्रॉस किया था एक टाल एंड दूसरा डिवार्फ पी प्लांट, हमें क्या, उनके सीड्स को जब हमें मिले, फिर उनको ग्रो किया, हमें फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन मिली, दैट्स फेलियर 1 जनरेशन। इसमें क्या था, टाल सभी थे एंड हमें कोई भी डिवार्फ नहीं मिला, नन वाज डिवार्फ। देखा ना, मैंने आपको ये प्रूव करके दिया। सेकंड जो हमने देखा, फॉर अदर ट्रेड्स आल्सो F1 जनरेशन रिजेंबल्ड ओनली वन। सिर्फ F1 जनरेशन जो थी वो एक ही से रिजेंबल कर रही थी, दैट्स एक ही पेरेंट से, जो कि डोमिनेंट दिखा रहा था, जो टाल था। दूसरा पेरेंट जो था उसका F1 जनरेशन में कोई भी करेक्टर नजर हमें नहीं आया रिलेटेड टू हाइट। सेकंड जब हमने सेल्फिंग करवाई F1 जनरेशन की, तो उसके बाद हमें F2 जनरेशन मिली, उसमें हमने देखा 1/4 वायर डिवार्फ एंड 3/4 जो थे आइडेंटिकल टू दी पेरेंट्स। देखा ना हमने, दैट्स 25%, या हम कह सकते हैं जो हमें डिवार्फ मिले। F1 generation one parent trait shows and F2 both parents trait showed in the ratio. So F1 में हमने क्या देखा, एक ही सिर्फ हमें यहाँ पर पेरेंट के ट्रेट नजर आए एंड F2 में हमें दोनों के ट्रेड्स नजर आए। सो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, F2 जनरेशन में मेंडल को दोनों पेरेंट्स के ट्रेड मिले या F1 जनरेशन में। सो ऑब्वियस एंड F2 जनरेशन में, एंड यहाँ पर हमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं मिली। एंड इसके बाद मेंडल ने जो अपना प्रूव करके दिया वो है क्या, जिसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट्स मोनोहाइब्रिड। हाइब्रिड जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है ना, जो हम हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम अपने एनिमल्स में यूजुअली करवाते हैं, जो या जो हमारे पेट्स होते हैं, हम क्या करवाते हैं, किसी एक डोमिनेंट वैरायटी का ओवम लाते हैं एंड डोमिनेंट वैरायटी का हम यहाँ से स्पर्म लाते हैं, ठीक है ना। इनको जब हम फ्यूज करते हैं तो हमारा जाइगोट बन जाता है एंड जाइगोट से जो बच्चा हमें मिल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन। अब मोनोहाइब्रिड क्या होता है, मोनोहाइब्रिड होता है जब हम किसी एक ही कैरेक्टर के लिए किसी चीज को हाइब्रिड बनवाएं, हाइट के लिए या उसके बालों के लिए या उसके किसी और कैरेक्टर के लिए, उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है या लॉ ऑफ डोमिनेंस है, वो मेंडल ने किसके साथ हमें यहाँ एक्सप्लेन करके दिया, मोनोहाइब्रिड के साथ। क्योंकि यहाँ पर मेंडल ने एक ही कैरेक्टर लिया था, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये दोनों रिलेटेड थे हाइट। सिर्फ इसमें हमने एक ही कैरेक्टर पढ़ा हाइट, सो इट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड फिर मेंडल को यहाँ से एक वाई आया, यहाँ से दूसरा वाई हमें स्मॉल वाई मिला, तो कुछ ऐसा मिला वाई एंड वाई F1 जनरेशन में, ठीक है ना। जब इनकी सेल्फिंग करवा दी, सेल्फिंग करवाने के बाद हमें क्या मिला, फिर इसमें सेल्फिंग करवाने के बाद हमें ऐसे मिला था। फिर जब इसको फिर इसके साथ वाई के साथ की थी, फिर हमने पुनेट सुकेर बना दिया था, उसमें हमें क्या मिला था, उसमें हमें कुछ ऐसा मिला था। अगर हम अगेन यहाँ पर चेक कर लें, ठीक है ना, एक साइड से हो गया हमारा ये वाई, तो ये वाई, दूसरा वाई तो वाई, सो हमें कुछ ऐसा वाई मिला था, ठीक है ना। या यहाँ से मैंने उठाया है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ से भी हमें मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड यहाँ से मिलेगा स्मॉल वाई। सो हमें यहाँ पर रेशियो जो अब मिले थे, दैट इज F2 जनरेशन, ये यहाँ पर थी F1 जनरेशन, यहाँ पर हमें क्या मिली, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को अब मिलेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, दैट इज वाई एंड वाई,
ठीक है ना। इसके बाद हमें मिलेगा y एंड y, देन हमें अगेन y एंड y, एंड फोर्थ जो हमें मिलेगा y एंड y। ये हमारे पास है होमोजाइगस रिसेसिव, ये हमारे पास है होमोजाइगस डोमिनेंट, एंड ये हमारे पास है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। सो इस तरह हमें यहाँ पर 75% मिल जाते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट, एंड यहाँ पर मिल जाते हैं 25% रिसेसिव, ठीक है ना। एंड रेशो फिनोटिपिक जो मिल जाता है हमें, अगर यहाँ पर हम पहले फिनोटिपिक रेशो देखें तो मिल जाता है दैट ये भी टाल ये भी टाल ये भी टाल, तो हमें मिल जाता है 3:1, एक ही रिसेसिव है। अगर हम जीनोटिपिक रेशो देखते हैं तो जीनोटिपिक रेशो बच्चे हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर, तो जीनोटिपिक रेशो मिल जाता है हमें, ये हमारे पास है दैट्स वाई वाई टाइप हो गया 1, एंड दूसरा हमारे पास है ये दोनों सेम है तो हो गया 2, एंड ये डिफरेंट हैं सो 1। ये हमें जीनोटिपिक रेशो मिल जाता है F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, एंड F1 जनरेशन का हमें 4:0 जैसा मैंने अर्लियर आपको बताया था मिल जाता है। इस तरह मेंडल ने क्या किया, क्रॉस मोनोहाइब्रिड, ठीक है ना। एक दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कैरी आउट किया, दैट इज मेंडल ने यहाँ पर स्टडी किया एक ही कैरेक्टर, ठीक है ना। अब तुम्हारे टेक्स्ट में एक फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है दैट्स a+b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्या फार्मूला मेंडल ने यहाँ पर दिखाया, मेंडल ने बताया है अगर आपके पास क्या है ऐसे गिमेट्स बन रहे हैं, दैट्स एक ऐसा बन रहा था एक ऐसा जो हमने देखा था F2 जनरेशन में, ठीक है ना। सो मेंडल ने कहा अगर आपके पास ऐसे गिमेट्स हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास कैसे प्लांट्स बनने वाले हैं इससे। मेंडल ने कहा सपोज अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन है तो आप क्या करो, सपोज आपके पास 1/2 है टॉल, एंड आपके पास क्या है 1/2 है स्मॉल। सो मेंडल ने कहा इसका होल स्क्वायर कर दो, एंड आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको इस फार्मूला से कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ पर। अगर हम इसका कंक्लूजन यहाँ पर देखें तो हमें क्या मिलेगा, a², ठीक है ना। पहले इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1/4 है यहाँ पर, हमें मिलेगा दैट इज tt हो गया b का होल स्क्वायर, प्लस हमें मिलेगा प्लस 2ab जो हम सो जब हम यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर लगा देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, दैट्स 1/4 हमें टॉल मिल जाता है, दैट्स इसे हम कहते हैं a² प्लस यहाँ पर b² हमें मिल जाएगा 1/4 दैट इज स्मॉल t एंड प्लस 2ab दैट्स कैपिटल T एंड स्मॉल t। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये रहा a² प्लस b² का क्या होता है 2ab, ठीक है ना। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 2ab दैट्स y/2 टाइम्स है ना। इससे फार्मूला से मेंडल ने हमें ये फार्मूला दिया जिसकी वजह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ गिमेट्स जब हमारे पास होते हैं। अब मेंडल ने हमें यहाँ पर और एक चीज सिखाई जिसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने कहा अगर आप कोई पी प्लांट देखो, सपोज क्या देखो पी प्लांट, आपको ये पी प्लांट टाल हो, ठीक है ना, ये बड़ा वाला हो डिवार्फ ना हो, लेकिन आपको ये समझ में ना आए वेदर दिस प्लांट इज होमोजाइगस टाल और हेटेरोजाइगस टाल, तो आप इसके लिए मेंडल ने हमें एक मात्र दिया, एक फार्मूला दिया, कहा इसे यूज करो बस आपको ये मिल जाएगा। मेंडल ने क्या किया, सपोज हमारे पास ऐसे कुछ जब F2 जब हमने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, सो कुछ ऐसे हमने क्रॉस किया था, सो हमें यहाँ पर एक टी यहाँ पर मिला था एंड इंटू टी यहाँ पर मिला था, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या किया था, दैट इज यहाँ पर पहले हमें ये मिला था दैट्स टी एंड टी, इनका क्रॉस करके देन मेंडल ने क्या कहा इनकी सेल्फिंग कर दो जैसे हमने की थी F2 जनरेशन के लिए, देन टी देन इसके बाद हमें क्या मिला, हमें कुछ ऐसा मिला दैट इज टी मिला एक, देन हमें सेकंड क्या मिला, सेकंड हमें कुछ ऐसा मिला दैट इज टी एंड थर्ड हमें यहाँ पर क्या मिला टी दैट्स हमें ये भी मिला टाल, ये भी मिला टाल एंड ये मिला डिवार्फ, मीन्स यहाँ पर ये हमें हेटेरोजाइगस टाल मिला, होमोजाइगस टाल मिला एंड ये मिला हमें होमोजाइगस डिवार्फ। अब मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा अगर आपको ये टाल प्लांट जानना है ये होमोजाइगस टाल है या हेटेरोजाइगस, इसको आप टेस्ट क्रॉस से जान सकते हो। अब टेस्ट क्रॉस से हम इसे कैसे जान सकते हैं, देखिए अगर सपोज हमारे पास ये टी है यहाँ पर दैट्स दिस टी एंड इसको हमें मेंडल ने क्या कहा, आपको इसको किसी भी रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर दो, ठीक है ना। इसके रिसेसिव पेरेंट्स ये हैं
मीन्स पेरेंट्स नहीं, इसके नाना नानी जो है, ठीक है ना। सपोज ये प्लांट्स हैं, ये इसकी F1 जनरेशन है एंड ये F2 जनरेशन है। मेंडल ने कहा ये जो प्लांट्स हैं F2, इनके नाना नानी जो यहाँ पर हैं, इनके साथ ही इसे दैट इज रिसेसिव पेरेंट्स जो है उनके साथ इसे क्रॉस कर दो एंड आपको ये पता चल जाएगा वेदर इट्स होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस टाइप। सो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको नानी से क्रॉस करवा दिया। जब नानी से इसको क्रॉस करवा दिया तो हमें यहाँ पर ये मिला एंड यहाँ पर ये मिला, तो कुल मिला के हमें यहाँ पर ये मिला। मीन्स हमें ये पता चल जाता है ये जो प्लांट है यहाँ पर ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस टाल है। क्या है? हेटेरोजाइगस टाल। सपोज अगर हम इस केस में देखें, तो इस केस में अगर हम देखें, सपोज यहाँ पर है टी एंड इसको भी रिसेसिव पेरेंट के साथ यहाँ पर क्रॉस करवा दें, तो इसका रिसेसिव पेरेंट्स जो है दैट्स नानी इसकी वो ये है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, दैट इज कुछ ऐसे मिलेगा, इस साइड से ये टी आ जाएगा एंड ये टी, एंड इस साइड से एक ही टी आ जाएगा। अब क्या है, ये टी इसे भी क्रॉस कर सकता है एंड ये टी इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है। इसकी वजह से जो हमें मिलेगा, सो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, दैट इज हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा, दैट इज टी मिलेगा यहाँ से एंड यहाँ पे हमें मिलेगा टी। इसकी वजह से हमें क्या मिला, एक हमें यहाँ पर हेटेरोजाइगस टाल मिला एंड यहाँ पर हमें एक मिला होमोजाइगस रिसेसिव या डिवार्फ। रेशो हमें यहाँ पर क्या मिला, 1:1, ठीक है ना। यहाँ पर हमें रेशो क्या मिला, 1:1। सो इस तरह से हम क्रॉस कर सकते हैं, दैट इज टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मेंडल ने कहा जब भी आपको अपने किसी भी प्लांट का जेनेटिक मैप पता करना हो, वेदर इसके जो पेरेंट्स हैं वो हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस टाल हो, तो उसके लिए आप टेस्ट क्रॉस कर सकते हो। नाउ व्हाट्स टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम कोई भी बच्चा अपने रिसेसिव जो पेरेंट्स होते हैं, दैट्स नाना नानी, उनके साथ क्या करवा देते हैं, उनकी मैटिंग करवा देते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। सो इसे हम कह सकते हैं ऐसे, टेस्ट क्रॉस, क्रॉसिंग ऑफ F1 विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, ठीक है ना। होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ जब हम इसका क्रॉस करवा देते हैं एंड हमें क्या मिल जाता है, इसका जेनेटिक मैकअप, इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ पर और एक टर्म है, दैट इज बैक क्रॉस। नाउ बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस में हम जब भी दैट इज किसी भी दैट इज ये जो बच्चे हमें मिलते हैं F1 जनरेशन, इसको हम अगर किसी भी पेरेंट से दैट इज यहाँ पर मेटिंग करवा दे, वेदर रिसेसिव या डोमिनेंट के साथ, इसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। लेकिन टेस्ट क्रॉस में हम यूजुअली क्या करते हैं, दैट इज रिसेसिव पेरेंट के साथ ही मेटिंग करवाते हैं F1 जनरेशन की, इसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव क्रॉस, सॉरी इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब हम यहाँ पर आज के टॉपिक में फाइनल में जान लेते हैं हाउ टू मेक दैट्स गिमेट्स। ये जो गिमेट्स होते हैं हमारे पास, ये हम कैसे बनाते हैं, पॉसिबल गिमेट्स। सपोज मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर ए एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपको कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब आप इसके गिमेट्स कैसे बनाओगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ गिमेट्स आप कैसे बनाओगे। सो इसके लिए आपका एक फार्मूला है, दैट इज 2⁻n। ये जो n होता है, वायर n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन, n इज द हेटेरोजाइगस जीन, ठीक है ना। n क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन। सपोज अगर हम अब देखें पहले, अब हमारे पास क्या कंडीशन है, यहाँ पर 2 है, 1 2, तो हम क्या कह सकते हैं, 2⁻², सो इज इक्वल टू 4। इस तरह से हम गिमेट्स बना सकते हैं। अगर अब हम इसे आप रियल सेंस में प्रैक्टिकली ड्रा करें तो कैसे, सपोज यहाँ से आप इसके लिए ये फार्मूला है, ट्रिक है, यहाँ से ये ए उठा लो एंड यहाँ से आप ये स्मॉल ए उठा लो, ठीक है ना। अब क्या किया, यहाँ से ये बी लगा दो ऐसे एंड यहाँ से मिल रहा है बी एंड यहाँ से भी मिल रहा है बी, यहाँ से भी मिल रहा है हमें बी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो गमेट्स बनेंगे दैट्स ए बी एंड यहाँ पर मिलेगा ए बी, यहाँ पे मिलेगा ए बी, यहाँ पे मिलेगा ए बी। सो हमारे पास जो पॉसिबल नंबर ऑफ गमेट्स मिले हुए हैं 1 2 3 4। सो इस तरह जो हमारा रिजल्ट है वो ठीक आ गया। इसी तरह मैं आपको और एक यहाँ पर देता हूँ जो कि आप सॉल्व करोगे खुद। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, दैट इज ए, यहाँ पर है बी एंड यहाँ पर है सी। सो इसके आप गमेट्स फाइंड कर देना। अब कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, 4 बनेंगे, 16 बनेंगे या 20 बनेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। ट्रिक मैं देता हूँ थोड़ा कैसे करना। ये जो ए है, इस ये पॉसिबल गमेट्स किस के साथ बना सकते हैं, दैट्स बी के साथ एंड
दैट इज यहाँ पे बी के साथ, एंड ये बी किसके साथ फिर से एडगमेट बना सकते हैं, पॉसिबल है सी के साथ एंड यहाँ पर स्मॉल सी के साथ। ये आपके लिए ट्रिक है, करके कमेंट में कर देना। सो अब देखते हैं हम आप दूसरा टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर।